नमस्कार फिल्म के दीवानों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर सीरीज का दूसरा पार्ट। अगर आपने अब तक इसका पहला हिस्सा नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी उसी पहले पार्ट से जुड़ी हुई है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं कहानी के आगे के सफर पर। पिछले हिस्से में हमने देखा था काइजी ने कार्ड गेम जीतकर टीआई कॉर्पोरेशन के कब्जे से छुटकारा पाया था, पर वो ज्यादा देर तक आजाद नहीं रहा। जुआ की बुरी आदत ने उसे फिर से कर्ज के दलदल में धकेल दिया और अब काइजी दोबारा वही अंडरग्राउंड माइंड में काम कर रहा है। काइजी एक डाइस गेम खेल रहा होता है अपने लीडर के साथ, और अगली मूव में काइजी अपने जितने भी पैसे हैं सब दांव पर लगा देता है। उसके दोस्तों को भी यकीन होता है और वो भी अपनी कमाई उस पर लगा देते हैं। जब लीडर डाइस घुमाता है तो वो जीत जाता है, लेकिन फिर सब मिलकर उसके डाइस चेक करते हैं जो फेक निकलते हैं। डाइस में छोटी संख्याएं जैसे 1, 2, 3 थी ही नहीं। काइजी को पहले से कुछ गड़बड़ का शक था, इसी वजह से सबने मिलकर उस गेम में अपने पैसे लगाए थे। लीडर की चीटिंग पकड़ी जाती है और अब उसे 4 गुना पैसा वापस देना होगा। वहाँ एक नियम था, अगर कोई काफी पैसा कमा ले तो उसे एक दिन के लिए बाहर की दुनिया में जाने दिया जाता है। लीडर कहता है एक दिन में तुम कुछ भी खास नहीं कर सकते, फिर से लौटकर यहाँ मजदूरी ही करनी पड़ेगी तुम्हें। तभी सब डिसाइड करते हैं कि वो अपने सारे पैसे सिर्फ एक आदमी को देंगे, ताकि वो बाहर जाकर इतना कमा सके कि सबका कर्ज चुका दे और आजादी दिलाए। और सभी काइजी पर भरोसा करके उसे बाहर भेजते हैं। काइजी की मुलाकात होती है टीआई कंपनी के नए बॉस कुरोसाकी से, जो अब टोनेगावा की जगह संभाल रहा है। कुरोसाकी काइजी को बताता है कि उसके पास 14 दिन की छुट्टी और 10 लाख येन मौजूद हैं। काइजी इन पैसों को अपने मर्जी से खर्च कर सकता है। तब काइजी कहता है वो इन 10 लाख को 2 करोड़ में बदलकर अपने 25 दोस्तों को आजादी दिलाएगा। फिर काइजी को बेहोशी की हालत में सड़क पर छोड़ दिया जाता है। उसके हाथ में एक घड़ी होती है जो दिखाती है कि उसके पास सिर्फ 14 दिन बचे हैं। अब काइजी को जल्दी कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो अपनी रकम को कई गुना बढ़ा सके, लेकिन वो ऐसे जुआ खेलने से बचना चाहता है जहां जीतने का मौका बहुत कम हो। रात में वो शेल्टर में रहने जाता है जहां वो टोनेगावा को देखता है, जिसको काइजी ने हराकर अंडरग्राउंड भेज दिया था। काइजी पूछता है तुम बाहर कैसे आए, लेकिन वो कुछ खास नहीं बताता। दोनों उन ऊंची बिल्डिंग्स की तरफ देखते हैं जहां पहले एक जानलेवा गेम खेला गया था। टोनेगावा काइजी से कहता है अगर वो उसके साथ एक चैलेंज खेले तो वो बता सकता है पैसा 200 मिलियन कैसे हो सकता है। काइजी तैयार हो जाता है और शोगी नाम का एक गेम शुरू करते हैं। खेल शुरू होने से पहले टोनेगावा उससे जिंदगी के 3 जरूरी शब्दों के बारे में बताता है। पहला हिम्मत, दूसरा जिगर, तीसरा संकल्प। काइजी उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और गेम में ध्यान लगाता है। तभी एक आदमी आवाज लगाता है कि बेघर लोगों के लिए रात बिताने की जगह मिल रही है। काइजी तुरंत अपना नाम लिखाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो देखता है टोनेगावा उसके पैसे लेकर गायब हो चुका है। वहीं काइजी को एक कसीनो का कार्ड जमीन पर पड़ा मिलता है। टोनेगावा फोन पर बताता है कि वही कसीनो उसे करोड़पति बना सकता है। अगले दिन काइजी उस कसीनो तक पहुंचता है। बाहर से वो बिल्डिंग एकदम आम सी लगती थी, मगर अंदर एक बड़ा और गैर कानूनी कसीनो छुपा होता है, जहां लोग बड़े से बड़ा दांव लगा सकते थे। और ये पूरा सेटअप भी टीआई कॉर्पोरेशन के अंदर ही आता था। कैसीनो के अंदर काइजी की मुलाकात कोटारो नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे यहाँ की सबसे बड़ी मशीन स्वैम्प के बारे में बताता है। ये मशीन कुछ हद तक पिनबॉल के जैसी होती है। गेम खेलने से पहले उन्हें गोल्डन मार्बल्स खरीदनी पड़ती है, जिनकी कीमत 4000 येन प्रति मार्बल होती है, और मिनिमम 3 मिलियन का दांव लगाना जरूरी होता है। जैसे ही मार्बल्स खरीदी जाती है, गेम की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले मार्बल्स एक रोटेटिंग जंगल के मार्च से गुजरती है। फिर ये गुजरती हुई 3 लेवल वाले एरिया में पहुंचती है। अगर एक मार्बल भी 3 लेवल के रेड होल में गिरा तो जैकपॉट लगता है और सारी मार्बल्स को विनर जीत लेता है, जिनकी प्राइस 1 बिलियन है। काइजी देखता है कि अब तक जैकपॉट सिर्फ 2 लोगों ने ही जीता है, एक तो टीआई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और दूसरा वो लीडर जो अंडरग्राउंड माइंड में था। इस वक्त एक व्यक्ति ये मशीन खेल रहा होता है। उसने अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग्स इस गेम में दांव पे लगा दी होती है। उसका एक मार्बल तीसरे लेवल तक पहुंच भी जाता है, लेकिन वो रेड होल में जाने से रह जाता है और वो व्यक्ति सब कुछ हार जाता है। लालच में वो टीआई कंपनी का एम्प्लॉय कार्ड यूज करता है। इस कार्ड के जरिए 10 मिलियन येन तक का लोन मिल सकता था, लेकिन लोन न चुकाने पर लाइफ टाइम के लिए अंडरग्राउंड मजदूरी के लिए भेजा जाएगा। ये आदमी 10 मिलियन लेकर दांव पर लगाता, लेकिन तब भी वो जैकपॉट जीत नहीं पाता और सिक्योरिटी उसे ले जाती है। अब काइजी समझ चुका था कि इस मशीन में गड़बड़ है और इसमें सीधे तरीके से जीतना इम्पॉसिबल है। काइजी कोटारो को बोलता है कि इस मशीन से नॉर्मल तरीके से नहीं जीता जा सकता। ये सुनकर वो उसे अपने वेयर हाउस ले जाता है, जहाँ पर कोटारो ने उस मशीन की कॉपी बनाई थी। वो किसी भी कीमत में जैकपॉट जीतना चाहता था और वो काइजी से हेल्प मांगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे काइजी देखते ही पहचान लेता है। ये और कोई नहीं, उसी हिदा की बेटी है जो पार्ट 1 में मारा गया था। इसका नाम हिरोमी है। वो बताती है कि उसके फादर को टीआई कंपनी ने मारा था, इसी वजह से वो वहाँ वेट्रेस बन के काम करने लगी ताकि उनसे बदला ले सके। उसे काइजी के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर कोटारो काइजी
काइजी के सामने अपनी योजना रखता है। पहले तो दोनों अलग वक्त पर कसिनो में एंट्री करेंगे। कोटारो अपनी पूरी राशि ले जाएगा और स्वैम्प मशीन पर खेलना शुरू करेगा, जिसे देखकर कसिनो में लोगों का झुंड इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इनके सामने दो बड़ी रुकावटें होती हैं। पहला ऑब्स्टेकल होता है मार्बल मेज का जंगल, जो 3 तरह से काम करता है। पहली सेटिंग में मार्बल के नीचे गिरने का चांस सबसे ज्यादा होता है। हिरोमी ने छुपके से सेटिंग्स का पूरा शेड्यूल चुरा लिया होता है, जिसके मुताबिक अगले दिन सेटिंग ए लगेगी, जो कि सबसे इजी होती है। मार्बल्स नीचे के 3 लेवल्स में जाएंगी और हर लेवल पर उन्हें रेड होल में ही गिरना होगा। इस पाथ को मैनिपुलेट करने के लिए कोटारो एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेगा, जिससे मार्बल्स डायरेक्टली रेड होल में जा गिरे और कोई शक न हो। कोटारो ने इस काम के लिए एक खास बियर कैन तैयार की है, जिसमें अंदर चुंबक छुपा होता है। हिरोमी ये कैन अपने साथ ले जाएगी, फिर वो इसे काइजी को देगी और काइजी से ये कोटारो तक पहुंच जाएगा। अगले दिन सब कुछ प्लान के अनुसार होता है। गेम के दौरान कोटारो के हाथ में एक सिंपल कैन होती है, वो इसे काइजी को दे देता है और काइजी छुपके से उसके बदले मैग्नेट वाली कैन वापस कर देता है। किसी को भी इस अदला बदली पर शक नहीं होता। इसके बाद एक मार्बल घिसटते हुए तीसरे लेवल तक पहुंचती है। कोटारो कैन को आगे करता है, पर मार्बल फिर भी गलत होल में चली जाती है। कोटारो अपना अंतिम 10 मिलियन भी दांव में लगा देता है, लेकिन फिर भी नतीजा वही रहता है। मैग्नेट का मार्बल पर कोई असर नहीं पड़ता। अपना सब कुछ हारने के बाद कोटारो चक्कर खाकर गिर पड़ता है और होश खो बैठता है, लेकिन उसकी कैन सीधा गोल्डन मार्बल्स के पूल में जा गिरती है। कसिनो का सुपरवाइजर सेया उसे उठने में मदद करने आता है। एक मार्बल उछलकर पूल के बाहर निकल जाती है, जिसे सेया तुरंत अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद वो पूल से कोटारो की बियर कैन निकालता है, पर उस कैन से कोई भी मार्बल चिपकी नहीं मिलती। ये देखकर कोटारो और काइजी दोनों चौंक जाते हैं। सेया इन्हें समझाता है कि किसी भी तरह की फ्रॉड से बचने के लिए ये लोग स्टील और ब्रास के मार्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी हिरोमी ने झूठ बोला था कि ये मार्बल्स लोहे के बने होते हैं और उसने इनका पूरा मिशन पहले ही सेया को बता दिया था। सेया ये भी जानता था कि काइजी भी इस चाल में शामिल था। उसने हिरोमी को ये भी कह दिया था कि काइजी ने ही उसके पिता को धक्का देकर मारा था। इसी वजह से हिरोमी ने धोखा दिया। अपने फादर का कर्ज चुकाने के लिए हिरोमी इनके साथ काम कर रही है। सेया काइजी को मौका देता है अभी हारे हुए पैसे जीतने का। उसके लिए काइजी को एक डेथ गेम खेलना होगा। काइजी डेथ गेम खेलने के लिए मान जाता है। काइजी को ये भी मालूम पड़ता है कि तोनेगावा भी सेया के नीचे काम कर रहा है। उसने कसिनो के आसपास हो रहे कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की और इसी में काइजी के कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम के वक्त दोनों एक डेथ गेम में भाग लेते हैं, जिसका नाम है राजकुमारी और गुलाम। इस गेम को देखने कई अमीर लोग आए होते हैं और तोनेगावा नीचे से इस गेम की निगरानी कर रहा होता है। गेम का कॉन्सेप्ट सिंपल था, जिसमें गुलाम के सामने 3 दरवाजे होते हैं। पहले गेट के पीछे एक प्रिंसेस होती है और दूसरे 2 के पीछे भूखे शेर। गुलाम के पास 3 बटन होते हैं, जिसमें से किसी एक को दबाने पर एक दरवाजा खुलता है, पर कौन सा बटन सही है ये सिर्फ प्रिंसेस और दर्शक जानते हैं। पहला राउंड उस आदमी के साथ होता है जिसे कुछ दिन पहले जैकपॉट गेम में सब कुछ खोना पड़ा था और प्रिंसेस पिंजरे में उसकी गर्लफ्रेंड बंद होती है। अगर उसने सही दरवाजा चुना तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, वरना वो भूखे शेर उसका काम तमाम कर देंगे। गेम शुरू होता है। सभी लोगों को सही नंबर का पता होता है, लेकिन लड़की उस आदमी को गलत नंबर बताती है। बटन दबाते ही शेर का दरवाजा खुल जाता है और वो उस आदमी को जिंदा ही खा जाता है। ये देखकर VIPS खुश हो जाते हैं और झूठ बोलने पर उसकी गर्लफ्रेंड को 3 मिलियन इनाम मिलता है। अब काइजी की बारी है और उसके सामने हिरोमी को खड़ा करते हैं। उसके बाद वहाँ एक मास्क वाला आदमी भी आता है, जो हिरोमी को याद दिला के भड़काता है कि काइजी ने उसके पिता को मारा था। इसके तुरंत बाद अगला राउंड शुरू होता है और सभी को नंबर की जानकारी मिलती है। तब वो मास्क वाला बंदा, जो कि फुनाई था, चिल्लाता है कि सही नंबर 2 है और बोलता है कि TI। कंपनी में काम करते करते उसे उन लोगों से नफरत हो गई है और काइजी को उसका भरोसा करना चाहिए। तब हिरोमी काइजी को बताती है कि ठीक नंबर 3 है। कोटारो तुरंत बोलता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, मतलब असली नंबर 1 ही है। काइजी अब बिल्कुल उलझन में पड़ जाता है, समझ नहीं आता किस पर यकीन करे और क्या दबाए। तभी साइड में टोनीगावा उससे कहता है उसे डिटर्मिनेशन के साथ फैसला लेना होगा। काइजी को उसकी पुरानी बात याद आती है, जिसमें कहा गया था लाइफ में 3 बातें जरूरी हैं, करेज, गट्स और डिटर्मिनेशन तीसरा वर्ड था। इसका मतलब होता है सही जवाब नंबर 3। काइजी वही बटन दबा देता है और हिरोमी वाला पिंजरा खुल जाता है, यानी हिरोमी ने भी सच ही बोला था। तब हिरोमी बताती है कि उसे सच बोलने का ही कहा गया था, क्योंकि उनका सोचना था काइजी उस पर भरोसा नहीं करेगा। इस गेम को देखने कुरोसाकी भी आया होता है, जो सैया को चेतावनी देता है कि ये गेम तो चलो ठीक है, लेकिन अगर काइजी ने जैकपॉट जीत लिया तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। शाम में काइजी और कोटारो जब वेयर हाउस में होते हैं, तभी टोनीगावा भी वहाँ आ जाता है। काइजी की तरफ टोनीगावा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि जैकपॉट जीतने में वो उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद काइजी और टोनीगावा रात में कसिनो बिल्डिंग में घुस जाते हैं। टोनी हर रोज एक कमरे के फ्लोर में छेद कर रहा था और उनके ठीक नीचे सैया का कमरा था। टोनी काइजी को बताता है कि वो और फुनाई अभी भी TI कंपनी के गुलाम हैं, बस अंडरग्राउंड की जगह अब बाहरी दुनिया में मजदूरी कर रहे हैं और जैकपॉट जीतकर वो भी आजाद होना चाहता है। फिर इन्हें
पता चलता है कि हिरोमी फिर से इनका साथ देना चाहती है, लेकिन अभी ये लोग उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए प्लान डिस्कस करने से पहले उसे बाहर भेज देते हैं। इधर सैया ने कीलों की सेटिंग बदल दी थी, उन्हें इतना पास कर दिया था कि मार्बल उनके बीच से निकल ही न सके। आज काइजी का आखिरी दिन था और तीनों जैकपॉट जीतने कसिनो आ जाते हैं। काइजी गेम स्टार्ट करता है और मार्बल्स आराम से कीलों के बीच से निकल रही थी और ये देख सैया इन पर इल्जाम लगाता है कि काइजी और टोनीगावा ने छुपके से मार्बल बदलकर स्मॉल साइज की मार्बल मशीन में डाली है, और ये बात और किसी ने नहीं बल्कि हिरोमी ने ही बताई थी। उसने फिर धोखा दिया, उसने कमरे में रिकॉर्डर छुपा दिया था। काइजी का प्लान जानने के लिए काइजी बोलता है तुम उनका साथ क्यों दे रही हो, जिस पर हिरोमी बोलती है कि वो जीतने वाली टीम का साथ देती है और वो अपने पागल बाप की तरह मरना नहीं चाहती। लेकिन काइजी को पहले से ही हिरोमी पर शक था, इसलिए उसने असली प्लान बाहर बनाया था। जब सैया मार्बल्स चेक करता है तो वो नॉर्मल साइज की ही होती है और काइजी फिर से गेम खेलना शुरू करता है। असल में उन्होंने मार्बल्स को नहीं बल्कि उनके गैजेट को चेंज किया था, और ये काम उन्होंने उसी छेद से किया जो टोनीगावा सालों से बना रहा था, और गलती से सैया ने कीलों के गैप को छोटा करने की जगह बड़ा कर दिया था। अब सैया अपने आदमियों से कहता है कि ये लोग लोन वाले तीनों लेवल्स को कभी पार नहीं कर पाएंगे, मगर काइजी को भी समझ आ गया था कि कोई भी मार्बल रेड होल में क्यों नहीं गिर रही। दरअसल तीनों सेक्शंस थोड़े से एक तरफ को झुके हुए थे, इस वजह से मार्बल रेड होल तक पहुंचती ही नहीं थी, और लोगों को आज तक ये बात इसलिए नहीं पता चल पाई क्योंकि सिर्फ मशीन ही नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म भी ढलान पर था। ये चीज काइजी ने तब पहचानी जब सिया एक मार्बल उठाने के लिए तेजी से भागा था। अब एक मार्बल तीसरे लेवल तक आई, लेकिन रेड होल में गिरने से रह गई। सिया ने तुरंत अपना डिवाइस चेक किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मशीन झुकी होने पर भी मार्बल रेड होल के पास क्यों जा रही है। तभी एक आदमी दूसरी तरफ अपने मार्बल्स गिरा देता है, जो कि स्पीड से लुढ़कने लगते हैं, और अब सिया और उनके आदमियों को समझ आता है कि मशीन के झुकाव को बराबर करने के लिए काइजी ने न सिर्फ इस फ्लोर को बल्कि पूरी बिल्डिंग को ही दूसरी ओर झुका दिया था। काइजी समझ गया था कि ये बिल्डिंग नरम मिट्टी पर बनी है, जिसे संभालने के लिए आसपास का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो काइजी और टोनीगावा ने सेकंड फ्लोर में लगभग 20 टन पानी भर दिया, जिससे बिल्डिंग का झुकाव थोड़ा बदल गया और अब मशीन सीधी हो गई। लेकिन काइजी के चांस बढ़ते देख सिया ने मशीन का एंगल उल्टा कर दिया। अब वो आगे नहीं पीछे की तरफ झुक गई। इससे शुरू के 2 लेवल्स क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया। सब कुछ किया जा रहा था ताकि काइजी जैकपॉट तक न पहुंच सके। अब कोई भी मार्बल लेवल 1 और 2 से आगे नहीं जा रही थी और काइजी के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन काइजी नोटिस करता है कि मार्बल्स उस पूल में नहीं गिर रही थी, तो वो कोटारो और टोनेगावा को वॉशरूम ले जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसे अपने जमा किए हुए सारे पैसे दे दें, वो जैकपॉट जीत सकता है। इसी बीच कोटारो ने काइजी पर भरोसा दिखाया और अपने 2 मिलियन उसे दे दिए। जो पैसा कोटारो ने अपने चौथे चांस के लिए रखे थे, काइजी भी अपना वो 1 मिलियन चिपका देता है, जो उसे अंडरग्राउंड के लोगों ने उसे दिया था। लेकिन टोनीगावा को अब कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। काइजी फिर एक बार गेम को शुरू करता है। तब सब देखते हैं कि पहले लेवल की पाइप ब्लॉक हो गई है। मार्बल्स पूल तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि सिया ने मशीन का झुकाव पीछे की तरफ कर दिया था। इस वजह से मार्बल्स बाहर निकलने के बजाय अंदर ही अटक जा रही थी। अब सभी मार्बल पहले के ही लेवल्स में जमा हो रही हैं, और अगर तीसरा लेवल भी भर गया तो मार्बल्स को रेड होल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। काइजी को ये बात समझ आ गई थी और इसीलिए उसने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी। धीरे धीरे पहले 2 लेवल्स मार्बल्स से भर जाते हैं, पर अभी तक कोई मार्बल 3rd लेवल तक नहीं पहुंची और काइजी के पास सिर्फ 200 बॉल्स बची होती हैं। तब वो सिया से कहता है कि उन्हें एक डील कर लेनी चाहिए। अब वो गेम छोड़ेगा अगर सिया उसे 200 मिलियन दे दे, जिससे वो अपने सारे अंडरग्राउंड के साथियों को आजाद करवा सके। लेकिन सिया तुरंत मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से 200 बॉल्स से जीतना मुमकिन नहीं। उसी वक्त टोनीगावा वापस आता है और सबको बताता है कि उसके पास टीआई का स्टाफ कार्ड है, जिससे वो 10 मिलियन तक का उधार ले सकता है। टोनीगावा वो 10 मिलियन काइजी को दे देता है ताकि गेम जारी रखा जा सके। अब एक मार्बल तीसरे लेवल में पहुंच जाती है और सीधे रेड होल की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक वो होल से थोड़ा उछल जाती है, क्योंकि रेड होल में से हवा निकल रही थी। ये थी सिया की आखिरी ट्रिक, ताकि कोई मार्बल रेड होल में गिर ही न सके। लेकिन अब ऑडियंस भी साफ देख पा रही थी कि मशीन में कुछ गड़बड़ है। अब कोई भी इस पर पैसा नहीं लगाना चाहेगा। फिर भी काइजी गेम खेलता रहता है, क्योंकि अगर तीसरा लेवल भर गया तो मार्बल्स एक दूसरे को ढकेलकर होल में पहुंच सकती है। पर कुछ ही देर में उनकी सारी मार्बल्स खत्म हो जाती है और एक बार फिर काइजी की टीम हार जाती है। सिया के आदमी काइजी और टोनीगावा को अंडरग्राउंड भेजने लगते हैं। तभी हिरोमी वहां अपना टीआई का एटीएम कार्ड लेकर पहुंचती है। वो भी अपने नाम से 10 मिलियन का लोन निकालकर काइजी को देना चाहती थी। सिया उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो लोन न ले तो उसके पिता का पूरा कर्ज माफ करके उसे रिहा कर देगा। पर हिरोमी उसकी बात नहीं मानती और काइजी के हाथ में अपना कार्ड थमा देती है। काइजी फिर से मार्बल्स खरीदता है और गेम दोबारा शुरू करता है। अब सिया को ये समझ आ जाता है कि अब उसके पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं बचा। फिर हमें सिया की पिछली कहानी दिखाई जाती है, जिसमें पता चलता है कि एक वक्त पर वो भी अपने दोस्त के उद्धार के कारण अंडरग्राउंड भेजा गया था। वहां से निकलने के लिए उसने भी ब्रेव मैन
रोड का मौत का खेल खेला था, लेकिन जीतने के लिए उसने अपने साथियों को नीचे धक्का दे दिया था। जीतने के बाद ही वो कैसीनो का मैनेजर बन पाया। अब सिया चीख कर कहता है कि उसे काइजी की शर्त मंजूर है। वो काइजी को 200 मिलियन देकर उसके साथ सारे अंडरग्राउंड मजदूरों को आजादी देने को तैयार है। लेकिन इस बार काइजी उसकी बात नहीं मानता। उसके दोस्तों का उस पर विश्वास उसके लिए किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। थोड़ी ही देर में तीसरा लेवल मार्बल्स से भर जाता है और मार्बल्स रेड होल में गिरने लगती है। इसका मतलब काइजी ने जैकपॉट जीत लिया, पूरे 1 बिलियन। इतने पैसे हारने पर चेयरमैन सिया को अंडरग्राउंड भेज देता है। जाते जाते सिया काइजी से वादा करता है कि वो ब्रेवमैन रोड पर चलकर एक दिन फिर बाहर निकलेगा। बाद में चारों अपने जीते हुए 1 बिलियन में से अपने सारे कर्ज चुका देते हैं और काइजी अपने साथ अंडरग्राउंड के सभी लोगों को रिहा करा लेता है। इन सब के बाद भी इनके पास काफी पैसा बचा होता है, जिसे ये सब आपस में बांटकर अपने रास्ते निकल जाते हैं। हिरोमी के जाने से पहले काइजी उसे बताता है कि उसका पिता कमजोर नहीं बल्कि एक असलियत में बहादुर आदमी था, जो मरने से पहले भी अपनी बेटी के लिए ही सोच रहा था। उसके बाद काइजी भी अपना पैसा लेकर वहाँ से निकलता है। टोनीगावा उससे कहता है कि दोस्ती के लिए उन्हें एक आखिरी गेम और खेलना चाहिए। दोनों टोनीगावा की कार में बैठकर एक अलग जगह जाते हैं, जहाँ टोनीगावा ई कार्ड खेलने की बात करता है, लेकिन इस बार गुलाम वाला साइड वो लेता है। काइजी देखता है टोनीगावा के पीछे के फ्रंट मिरर में नजर आ रहे हैं। इसके बाद उस कार से धुआं निकलने लगता है, लेकिन काइजी को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक बहाना था, जिससे वो डर कर गाड़ी से उतर जाए और टोनीगावा उसका पैसा लेकर निकल जाए। तभी अचानक कार में वास्तव में आग लग जाती है। दोनों बाहर भागकर निकलते हैं और कुछ ही देर में कार में जोर का ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में दोनों के सारे पैसे भी जलकर खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टोनीगावा अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर काइजी को देता है, ताकि वो अपने आजाद हुए दोस्तों के साथ एक पार्टी कर सके। काइजी उन्हीं पैसों से सभी को बुलाकर एक छोटी सी पार्टी देता है। वहीं पे हमें यह भी पता चलता है कि असल में टोनीगावा ने कार में असली पैसे रखे ही नहीं थे और इस पूरे प्लान के जरिए काइजी के सारे पैसे भी उसने ले लिए थे, जो अब उसके पास हैं और वो लेकर कहीं निकल चुका है। काइजी के पास सिर्फ कुछ छुट्टे पैसे ही बचे थे, लेकिन कम से कम वो और उसके साथी अब आजाद हो चुके थे। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको यह पार्ट पिछले वाले से ज्यादा बेहतर लगा? अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज का 3rd पार्ट भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में जैकपॉट लिखना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।